अभी डन रीडायरेक्टिंग टू फेसबुक लाइव, और हम लोग अब लाइव आ गए होंगे सर। अभी आप रिफ्रेश कर सकते हैं। हाँ, लाइव आ गया है हमारा वीडियो। जी। डबल क्लिक कीजिएगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। जी। ओके चलिए। हाँ ओके। जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन आपका फेसबुक लाइव में स्वतंत्र वीर सावरकर स्ट्रेटेजिक सेंटर में आपको एक बार फिर वेलकम करता हूं। इसके पहले हम हर रविवार को मिलते हैं 11:30 से 12:30 बजे और आपसे देश की सुरक्षा के अलग अलग विषयों के ऊपर बातचीत करते हैं। आज का हमारा विषय होगा कोस्टल सिक्योरिटी पार्ट 3। कोस्टल सिक्योरिटी पार्ट 1 और पार्ट 2 को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था, तो आज कुछ और पहलू जो हमने पहले 2 में कवर नहीं किए हैं इसे हम कवर करेंगे। मैं इसे आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से दिखाने वाला हूं, तो आप उसे जरूर देखिए। ये अभी हमारा शुरू हो गया है। 2 मिनट लग जाएंगे क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है ये काफी हेवी है। इसमें आपको बहुत सारे फोटोग्राफ वगैरह नजर आ जाएंगे, तो फिक्र नहीं, आपको मैं पावर पॉइंट की मदद से काफी कुछ चीजें दिखाने वाला हूं। ओके। आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं पार्ट 3, तो उसके पहले मैं शॉर्ट में आपसे ये बात करूंगा कि अभी तक पिछले जब रविवार को हम मिले थे उसके बाद क्या कार्रवाई हुई थी, उसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। और उसके बाद फिर मैं कोस्टल सिक्योरिटी के ऊपर आ जाऊंगा। तो हम आते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि दुनिया में अभी क्या हो गया है। कुछ दिन पहले की ही बात है जब चाइना की जो न्यूज़पेपर है और चाइना की जो वकीलात है, उन्होंने एक हमें दम दिया था
कि जो स्वतंत्रता दिन होने वाला है ताइवान का, उस समय इंडियन मीडिया ने ताइवान को कवर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताइवान एक चाइना का हिस्सा है। हमारी मीडिया ने चुपचाप से उनका कहना मान लिया और किसी भी बड़े इंग्लिश न्यूज़पेपर ने इसे कवर नहीं किया। लेकिन यानी कि चाइना ने जो डिक्टेट दिया था वो हमारे मीडिया ने मान लिया। हमारे मीडिया की प्रशंसा तो ताइवान की जो प्रेसिडेंट है, एक लेडी है, उन्होंने की कि बहुत ही इंडिपेंडेंट मीडिया है, ये चाइना का कहना नहीं मानेगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ने यह कहना मान लिया। यानी कि हम कितना डरते हैं चाइना से, ये आपको समझ में आ गया होगा। हमारी प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले मैं आपको ये सब शूरवीरों की फोटो दिखाना चाहता हूं, जिन्होंने सितंबर के महीने के अंदर अपनी देश की सीमा की रक्षा करते हुए अपना प्राण का बलिदान दिया। ये सब भारतीय सैनिक है और इसमें देखेंगे कि कुछ ऑफिसर्स भी आपको नजर आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे जो मेरा एरो है वहां पे आपको ऑफिसर्स नजर आएंगे। इसके बाद ये देखिए यहाँ ये नजर आ रहे हैं। तो ये सब हमारे जो हीरोज है, इन्होंने पिछले कुछ दिनों के अंदर ही अपने प्राणों का बलिदान दिया है अपनी सीमा की रक्षा करते हुए। तो हम आगे जाते हैं इनको सैल्यूट करते हुए। ये देखिए ये कमांडो है तिब्बत स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का, जिसने अपना प्राण दिया सीमा की रक्षा करते हुए। ये सब हमारे हीरोज है। ओके, मैं इससे आगे जाता हूं। मीडिया के बारे में मैंने बात की। हमारी मीडिया के जो मेन स्ट्रीम वाले हैं, जब दिन था चाइना का स्वतंत्रता दिन, उस दिन हमारे कुछ न्यूज़पेपर्स ने अपना जो उनका जो रेजिंग डे होता है उसके लिए उन्होंने कुछ सप्लीमेंट्स तैयार की, यानी कि उनके लिए स्पेशल न्यूज़पेपर पब्लिश किया। लेकिन जब चाइना ने दम दिया कि ताइवान के बारे में आप कुछ नहीं करेंगे, तो ये चुपचाप बैठ गए। तो जो नेपोलियन ने जो 100 साल पहले बोला था कि 4 hostile newspapers are more dangerous than 10,000 enemy soldiers, इसे आप देख सकते हैं। तो ये हमारी मीडिया चाइना को कितनी डरती है, और उनके जो उनके एजेंट्स है हमारे देश में, वो उनका प्रचार किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में आपको पता लग गया होगा। तो मैं इसके बारे में तो मैं बातचीत करता हूँ। एक सेकंड जरा ठहरिए। सॉरी, कुछ नेट की कनेक्शन की प्रॉब्लम थी, इसलिए मुझे उठना पड़ा। ओके, मैं आगे जाता हूँ। जो पाकिस्तान और चाइना का जो हमारे तरफ जो हाइब्रिड वॉर चल रहा है, तो उनकी जो वृद्धवाक्य था, उनकी जो पॉलिसी वो फॉलो करते थे, ब्रीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, यानी कि पहले वो दहशतवादी हमले करते थे, जैसे अभी चल रहा है कश्मीर के अंदर, वहां पे वो दहशतवाद वैली में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने इसको थोड़ा सिस्टम को चेंज कर दिया और ये आ गया बाय 1000 एजिटेशंस। ओके, और उसके मैंने कि कुछ भी काम हो जाए तो एजिटेशन शुरू करो कि यहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइनरी नहीं बननी चाहिए, यहाँ पे समझ लीजिए कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। और कुछ एक्टिविस्ट थे कि कुछ हजारों प्रकार के कारण लेके वो जाते थे कोर्ट में कि भाई पर्यावरण के नुकसान हो रहा है तो ये करने मत दो। अभी देखिए कि पर्यावरण का नुकसान और देश की जो प्रोग्रेस होती है, इसे हमें एक वाया मीडिया निकालना पड़ता है। लास्ट टाइम मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हमारा एक कॉपर का कारखाना था जिसे बंद कर दिया गया। अभी उससे हजारों लोगों की नौकरी गई, लेकिन कॉपर तो हमें हमारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो क्या हम जागतिक जो मानक है, जागतिक जो स्टैंडर्ड्स है, उसका इस्तेमाल करके जो पोल्यूशन ये फैक्ट्री कर रही थी, वेदांत की फैक्ट्री थी, उससे कम करके कॉपर का प्रोडक्शन जारी रखते हुए हमारे लोगों को काम दे सकते थे। लेकिन नहीं, एक्टिविस्ट बीच में आ गए और ये जो उनका ये जो एक बड़ी फैक्ट्री थी जो तकरीबन 4-5 हजार कोटि का
अपने सरकार को टैक्स देती थी, हजारों को नौकरियां देती थी, थाउजेंड्स ऑफ इनडायरेक्ट जॉब वे क्रिएटेड, वो सब बंद हो गए। और उसी प्रकार से थाउजेंड्स ऑफ एनजीओ तैयार किए गए हैं कि जो चाइना का और पाकिस्तान का सुनते हुए कुछ उल्टे काम करते हैं और देश की डेवलपमेंट रोकने की कोशिश करते हैं। ये सभी एनजीओ इस प्रकार से होते हैं। ये कोई भी नहीं बोलेगा अच्छी एनजीओ है जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उस एनजीओ की बात कर रहा हूँ जो अलग अलग कारण निकाल के हमारी देश की जो प्रगति है उसे रोकने की कोशिश करते हैं। और आपको पता होगा कि अभी FCRA नाम का एक बिल पास हो गया है, फॉरेन कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट, जिसके अंदर तकरीबन 10-12 हजार एनजीओ है जिसे फॉरेन से पैसा मिलता था, तकरीबन 50,000 करोड़ से 70,000 करोड़ पर ईयर। ये अभी बंद कर दिया है क्योंकि ये एंटी डेवलपमेंट थे, ये जिहादी कुछ काम करते थे, ये कुछ नक्सलवादियों को मदद करने के लिए फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की काम करते थे, जिसके बारे में अभी जो केस है वो चल रहा है कोर्ट के अंदर। इसके बारे में आपको पता है। मैं 2 मिनट के लिए ही चाइना के बारे में बात करूंगा। चाइना ने उनका एक 5 मई को उन्होंने हमारे इलाके में 4 जगह पे अतिक्रमण किया। एक तो है पेंगेंगसो लेक का एरिया, जहाँ पे वो पहले फिंगर 8 तक थे, वहां से वो अंदर फिंगर 4 तक आ गए। ठीक है, और ये उनका हुआ अतिक्रमण है। उसके बाद इसी प्रकार का अतिक्रमण गलवान में हुआ, इसी प्रकार का अतिक्रमण डेप्सांग में हुआ। लेकिन उसके बाद उन्होंने काफी सारी फौज लाई और साइकोलॉजिकल वॉर शुरू किया। और उनके जो एजेंट्स हमारे मीडिया में है, टीवी मीडिया में है, हमारे न्यूज़पेपर्स में है, सोशल मीडिया पे घूमते रहते हैं, उन्होंने शुरू किया कि चाइना के पास बहुत रणगाड़े हैं, बहुत टैंक्स है, बहुत तोहफे है। हाँ, ये फिर हाँ आ गया, मेरे ख्याल से फिर से आ गया ना, आ गया है। ओके, ठीक है। रुकावट के लिए खेद है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी इंटरनेट कनेक्टिविटी की। अभी वो रिजॉल्व हो गई है और मैं मेरा कहना फिर से शुरू करता हूँ। ये नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सी जो कनेक्शन जिस प्रकार से होनी चाहिए उतनी पावरफुल नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा माफ करिए। मैं आगे जाता हूँ। तो चाइना का ये जो ड्रामा था जिसे वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बोलते थे, इसका हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और अभी चाइनीज आर्मी का हाल काफी खराब है, यानी कि वो ठंडी में मर रहे हैं। उनके सोल्जर्स ज्यादा सिटी से आते हैं, हायर मिडिल क्लास से फैमिली से आते हैं, तो उनको इस प्रकार से कठिन जगह पे रहने का बिल्कुल अनुभव नहीं है। तो अभी वो अपने ही ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो जब हम हमारी
कोस्टल सिक्योरिटी को जो थ्रेट देखते हैं तो ये आपको नजर आता है, ये आपके सामने रखा हुआ है। एक तो जो मिलिट्री थ्रेट चाइना से है, इसके बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा ही। इसके सिवाय उनका जो और थ्रेट है वो है इलीगल माइग्रेशन, क्लैंडस्टाइन इंटेलिजेंस गैदरिंग। इसके सिवाय जो नॉन कन्वेंशनल थ्रेट जो है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि ये नॉन कन्वेंशनल थ्रेट्स के अंदर उनका है, एक तो पायरेसी है, उसके बाद नारकोटिक्स है, उसके बाद जो दहशतवादियों को ले जाने के लिए अलग अलग तरीके हैं, इलीगल पायरेट कोचिंग वगैरह, ये उनके अलग अलग जो चीजें हैं वो हमारे सामने आते हैं। आज जब हम हमारी सागरी सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, तो अभी हमारी सागरी सुरक्षा काफी इम्प्रूव हो गई है और ये 3 टियर्ड है। यानी कि कोस्ट लाइन से अगर हम देखते हैं तो जो हमारे मरीन पुलिस है, यानी कि जो सागरी पुलिस है, ये 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया है वो कवर करते हैं। और ये पहला आपके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया। दूसरा है जिसमें कोस्ट गार्ड है, वो 12 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है वो कवर करते हैं अपने रिसोर्सेज से। यानी कि उनके पास शिप्स है, उनके पास हेलीकॉप्टर्स है, उनके पास कुछ बड़ी हॉर्क्राफ्ट है वगैरह, एयर कुशन व्हीकल्स है, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। और 200 नॉटिकल माइल के बाद इंडियन नेवी पेट्रोलिंग करती है इस समुद्र सीमा की। तो ये आज का स्टेटस है। और वो क्या करते हैं समुद्र के अंदर? समुद्र के अंदर वो सर्वेलेंस ऑपरेशन करते हैं, यानी कि कोई सस्पिशियस शिप जारी है तो उनके ऊपर नजर रखना, इसके सिवाय पेट्रोलिंग करना, वहां पे गश्त करना। और कोई सस्पिशियस शिप है तो उसे रोक के उसके ऊपर बोर्डिंग ऑपरेशन करना, यानी कि चढ़ना उसके ऊपर और चेक करना क्या उनके पास हथियार तो नहीं है, ड्रग्स तो नहीं है, फेक इंडियन करेंसी नोट्स तो नहीं है वगैरह। वो हमारी सागरी सीमा के ऊपर जो टारगेट्स है उनके ऊपर नजर रखते हैं। और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये देखते हैं कि वहां पे कोई फिशिंग के लिए नहीं आता, कोई सर्वे के लिए नहीं आता। और हवा से भी हम काफी सर्वेलेंस करते हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर्स है, जिसमें आपके पास एयरक्राफ्ट है। तो मैं आगे जाता हूं कि जो नेवल शिप्स हमारे पास है काफी अलग अलग प्रकार के हैं। उसमें से कुछ शिप कुछ है जो जमीन जो पानी के ऊपर चलते हैं, जिसमें फ्रिगेट्स है, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स है, जिसमें पेट्रोलिंग वेसल्स है, जिसमें आईएसवी नाम के इंटरमीडिएट पेट्रोलिंग वेसल्स उनके नेवी के पास है, ये है। और हवा में उड़ने वाले उनके पास शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज व्हीकल्स है, एयरक्राफ्ट है। इसके सिवाय उनके पास यूएवी यानी कि अनआर्म्ड एरियल वेसल्स है। इसके बाद ड्रोन्स भी हमने कुछ संख्या में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पानी के नीचे हमारे पास सबमरीन्स है, पानी के नीचे हमारे पास कुछ पेट्रोलिंग करने के लिए ऑटोनॉमस वेसल्स भी होती है। तो ये है जो साधने नेवी के पास है, ये 200 नॉटिकल माइल के आगे अपनी कोस्ट लाइन का प्रोटेक्शन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड ये हमारी देश की सागरी सुरक्षा में, कोस्टल सिक्योरिटी में सबसे बड़ी संस्था है। उनके पास भी जो हवा में काम करने वाले हेलीकॉप्टर्स उनके पास है, ये देखिए हेलीकॉप्टर्स है उनके पास। इसके सिवाय उनके पास एयरक्राफ्ट है, ये देखिए। इसके पास इनके सिवाय जो शिप्स है वो आप देखते हैं, उनके पास जो शिप्स है ये अलग अलग प्रकार के, ये देखेंगे ये उनका डेक जिसे बोला जाता है, ये उसके ऊपर लगे हुए बड़ी तोहफे है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगे हुए वो रडार्स है वगैरह वगैरह। और ये जो भाग आप देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो जो उनके ऊपर हेलीकॉप्टर्स भी लैंड हो सकते हैं, तो वो हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे लैंड हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही पावरफुल हमारे पास कोस्ट गार्ड है। ये देखिए एडवांस ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल, ये पेट्रोलिंग वेसल ये पेट्रोलिंग के लिए होती है। ये जो है ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स, यानी कि ये पेट्रोलिंग। और ये जो वेसल्स है, हर एक वेसल के ऊपर 20 आदमी से लेकर 40, 50, 60 आदमी इतने होते हैं
उनके पास राइफल्स है, उनके पास लाइट मशीन गन्स है, मीडियम मशीन गन भी होते हैं, उनके पास रडार्स होते हैं और उनके पास एक डेक होता है जिसके ऊपर बहुत सारे पेट्रोलिंग वेसल के ऊपर हेलीकॉप्टर भी लैंड हो जाता है। यह है FPV यानी कि फास्ट पेट्रोलिंग वेसल। ये बहुत स्पीड से जाता है। आमतौर पे इनकी स्पीड 8 नॉटिकल माइल से लेकर 20, 25, 30 नॉटिकल माइल इतनी होती है। यह है इंटरमीडिएट पेट्रोलिंग वेसल। होता क्या है कि जो समुद्र जो 12 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल का समुद्र है, अलग अलग जगह के ऊपर पानी की जो डेप्थ होती है अलग अलग होती है। तो इसलिए जो कोस्ट लाइन के पास वाले शिप्स होते हैं वो आमतौर पे 2000 टन 5000 टन के आसपास होते हैं। जितना आप दूर जाते हो तो उनकी टनेज बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे जो समुद्र की लहरें होती है ये काफी तेज होती है। तो इसलिए थोड़े बड़े शिप्स वहां पे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। मैं आगे जाता हूँ। इनके पास ये जो बाकी सारी वेसल्स है ये आप देख रहे हैं। इसमें मैं केवल जो ACV है यानी कि एयर कुशन वेसल, इसके बारे में बात करूंगा। एयर कुशन यानी कि क्या कि कुछ जगह पे मार्शी एरियाज है हमारे कोस्ट लाइन के ऊपर, कुछ जगह पे रॉक्स होते हैं, कुछ जगह पे पानी की डेप्थ कम होती है, तो यहाँ पे बोट्स का आना इतना आसान नहीं होता। तो ये जो एयर कुशन व्हीकल है इसे हम होवर्क्राफ्ट भी बोलते हैं। अगर आप मुंबई में रहते होंगे तो कुछ इस प्रकार की वेसल्स मुंबई के अंदर टूरिज्म के लिए अभी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन ये काफी कॉस्टली वेसल होती है। इतना ही नहीं, तो जब हम मार्शी एरियाज में जाते हैं, रण ऑफ कच्छ के अंदर जहाँ पानी भी होता है, जहाँ डेजर्ट भी होता है, तो वहां पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये हवा के जमीन से 3-4 फीट ऊपर एयर कुशन बनता है जिसके ऊपर ये चलती है। तो ये एक बहुत ही कामयाब वेसल है जो हमारे पास है। जब तक सवाल है उनके एयर एसेट्स का, उनके पास हेलीकॉप्टर्स काफी है। अगर आप देखेंगे हेलीकॉप्टर्स का जो इस्तेमाल होता है ये होता है रेकी यानी कि सर्वेलेंस के लिए। दूसरा होता है अगर यहाँ से कमांडोज को नीचे उतराना है तो इसके लिए भी हो जाता है। कैजुअलिटी इवैक्यूएशन यानी कि कोई बीमार हो गया है, कोई हर्ट हो गया है, तो उसके लिए भी होता है। यानी कि ये इनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज होती है और एक शिप के तुलना में इनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। तो अगर समुद्र के अंदर कोई सस्पिशियस शिप नजर आती है तो उसे देखने के लिए सबसे पहले हेलीकॉप्टर्स को आगे भेजा जाता है, जिसके बाद वो बताता है कि इस एरिया के अंदर ये सस्पिशियस शिप है, उसे आप पकड़ने की कोशिश करिए। तो ये अच्छी तरह से होता है। और ये जो ऊपर है ये हमारे पास डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है। ये बहुत ही कामयाब एयरक्राफ्ट है। और इसके सिवाय यहाँ पे मैंने इंडियन एयरफोर्स की बात नहीं की, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास भी मैरीटाइम रेकी करने के लिए बहुत बड़े एयरक्राफ्ट है जिनका रेंज यानी कि पल्ला काफी ज्यादा होता है। तो हमारी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये काफी बड़ी है। इनफैक्ट जो एक्सटेंडेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जिनके ऊपर नजर रखना है, ये ऑलमोस्ट हमारी जो देश की जो लैंड एरिया है उससे भी ज्यादा है। तो इसलिए आपको रेकी करने के लिए, सर्वेलेंस करने के लिए अलग अलग जो सर्वेलेंस एलिमेंट्स है उनकी जरूरत होती है। यहाँ पे आप जो अलग अलग प्रकार के जो स्टेक होल्डर्स जो सागरी सुरक्षा में शामिल है ये दिखाए हुए हैं। नेवी के बारे में तो मैंने बात की हुई है। नेवी डीप सी जो कन्वेंशनल थ्रेट्स है उसके लिए ये बहुत कामयाब है। कोस्ट गार्ड जो है ये अनकन्वेंशनल जो थ्रेट्स है उसके लिए जरूरत है। CISF है ये बेसिकली एक गार्डिंग एजेंसी है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये जो हमारे बड़े पोर्ट्स है उनकी रक्षा करता है। ONGC के जो ऑयल प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके लिए रक्षा के लिए जाते हैं। मरीन पुलिस या जो सागरी पुलिस है ये आपको पता है, जैसे कि एग्जाम्पल महाराष्ट्र का ले जाए तो महाराष्ट्र में तकरीबन सागरी पुलिस या जो सागरी पुलिस थाने हैं 8-9 थाने हैं, जिसके बारे में मैं और डिटेल में बाद में बात करूंगा। और हर एक पे 100-150 पुलिस कर्मचारी होते हैं। उनके पास हर एक थाने के पास 1 या 2 पेट्रोलिंग बोट्स होती है। और अभी इनका स्टैंडर्ड काफी अच्छा हो गया है। पहले थोड़ा सा इन्हें कमजोर माना जाता था क्योंकि इनकी बोट्स ऑफ रोड रहती थी, पूरे टाइम पेट्रोलिंग नहीं करती थी। लेकिन पुलिस की एक कामयाबी यह है
कि इसलिए कि वो कोस्टलाइन के ऊपर तटे हुए हैं, तो उनकी इंटेलिजेंस काफी अच्छी होती है। इंटेलिजेंस बेस ये जो तीनों एजेंसी है, नेवी है, कोस्ट गार्ड है, CISF है, मरीन पुलिस है, तो सबसे अच्छा जो इंटेलिजेंस है ये पुलिस से आता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। अभी इनका क्या रोल है? जो फिशिंग वेसल्स है, तकरीबन 3.5 लाख से ज्यादा फिशिंग वेसल्स है, स्टैंडर्डाइज नहीं होती, अलग अलग प्रकार की, तो इनको रजिस्टर करना, उनके डॉक्यूमेंट चेक करना, ये काम डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज का होता है। उनके पास बहुत ही अच्छा डेटाबेस होता है, तो एक ये इम्पोर्टेंट एजेंसी है। एयरफोर्स के बारे में मैंने बात की है कि अभी इंडियन एयरफोर्स ने अपने कुछ सुखाई विमान जो है वो साउथ में भी डिप्लॉय किए हैं, ताकि अगर मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए जरूरत पड़े, मलक्का स्ट्रेट के ऊपर हो या अंडमान निकोबार के ऊपर हो या हम बोलेंगे कि लक्षद्वीप आइलैंड के ऊपर हो, तो यहाँ से एयरफोर्स की मदद आ सकती है। इसके सिवाय एक है ये BSF की वाटर विंग। BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अभी BSF कहाँ पे तैनात है? BSF तैनात है जो सर क्रीक का एरिया है, यानी कि जो रन ऑफ कच्छ का एरिया है, इसके बारे में बाद में आपको मैं दिखाऊंगा, वहां पर ये तैनात है। और वहां पे उन्होंने फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट लगाई हुई है, क्योंकि वहां पे पानी आता है जाता है, हाई टाइड पे पानी ऊपर जाता है, लो टाइड पे बैठ जाता है, तो वहां पे जो बॉर्डर आउटपोस्ट होती है वो फ्लोटिंग है। तो ये वहां पे जो पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फिल्ट्रेशन होता है, इसे रोकने का काम इनका होता है। अभी इनकी काम में और इम्प्रूवमेंट होने की जरूरत है। नेक्स्ट है लाइट हाउसेस। लाइट हाउसेस आपको पता है, समुद्र किनारे के ऊपर जो समुद्र में बोटें जा रही है, उनके नेविगेशन के लिए ये होती है, और उनका स्थान जो होता है बहुत ही बढ़िया होता है। तो आज हमारे जो रडार्स लगे हुए हैं कोस्ट लाइन के ऊपर, बहुत सारे रडार्स ये कोस्ट लाइन के पास लगे हुए हैं, और ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को ट्रैक करने के लिए जो हमारे पास चीजें हैं वो भी इसके आसपास लगी हुई है। इसके बाद है कस्टम्स। जो भी हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है, वहां से कोई स्मगलिंग ना हो, इलीगल ट्रेड ना हो, उसके ऊपर देखना ये काम कस्टम्स का है। कस्टम्स के पास भी कुछ बोटें होती है पेट्रोलिंग के लिए, लेकिन इनकी भी जो एफिशिएंसी है ये बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि बाद में मैं इलीगल ट्रेड के बारे में बात करूंगा, मैं स्मगलिंग के बारे में बात करूंगा, तभी आपको नजर आएगा कि इनके काम में और इम्प्रूवमेंट होने की जरूरत है। तो ये अलग अलग एजेंसीज है जो कोस्टल सिक्योरिटी के अंदर काम करती है। तो मैंने सभी के बारे में बात की हुई है। यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नुक्ता नजर आना चाहिए, अदर आर्म फोर्सेस। एक हमारी बहुत ही कामयाब जो एजेंसी है वो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो हमारे बड़े शहर है, मुंबई है, चेन्नई है, वहां पे इनके कमांडोज है। और आपको याद होगा कि 26/11 में जो 10 दहशतवादी अंदर आए थे, उसमें से 8 जो है वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो आर्मी के कमांडोज है उन्होंने मारे थे। मैंने पोर्ट ट्रस्ट के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है ये इनके पास होती है। DG शिपिंग, जैसे हमारी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होती है, बोट की भी रजिस्ट्रेशन होती है। DG शिपिंग के बहुत सारे काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर है, लेकिन सिक्योरिटी के ऊपर इसका काफी असर होता है। लाइट हाउसेस के बारे में मैंने आपसे बात पहले ही की हुई है, ये एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। फिशरीज के बारे में मैंने बात की है। DG हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो समुद्र में जाके तेल निकालने का काम करते हैं। इसके सिवाय इकोनॉमिक एजेंसीज जो है ये काफी है। इकोनॉमिक एजेंसीज के अंदर अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक एजेंसीज के अंदर खास तो रेवेन्यू इंटेलिजेंस है। एक सेकंड जरा होल्ड करिए। थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसे जरा ज्यादा ठीक करने के लिए मैं
थोड़ी ये लगाने की कोशिश करता हूं जिससे ऑडियो आपका थोड़ा देना, क्योंकि ऑडियो की थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने इसे अभी लगाया हुआ है। ओके, मैं आगे जाता हूँ। शिपिंग इंडस्ट्री, एक एजेंसी मैं दिखाना भूल गया, वो है इंटेलिजेंस एजेंसी। आज हमारी कोस्टलाइन के ऊपर काफ़ी सारी एजेंसीज है, जिसमें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो है, नेवल इंटेलिजेंस है, इसके सिवाय इनके कोस्ट गार्ड की इंटेलिजेंस है, इसके सिवाय पुलिस की अपनी इंटेलिजेंस होती है, जिसमें सीआईडी है, जिसमें एमआईए है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी एजेंसीज 10-15 इंटेलिजेंस एजेंसी है जो अलग अलग प्रकार का काम करती है, और ये हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक एक्शनेबल इंटेलिजेंस ना मिले तब तक हमारा जो कार्रवाई है वो सही नहीं रहेगा। आज हमारी कोस्टलाइन के ऊपर अलग अलग प्रकार के रडार्स है जो शिप को, बड़े शिप को देख सकते हैं। तो उनकी जो फीड होती है, ये हर एक स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है, वहाँ पे ये फीड आती है। उसके बाद ये जो जॉइंट ऑपरेशनल सेंटर, यानी कि 4 बड़े हेडक्वार्टर्स है, एक मुंबई में है, दूसरा कोचीन में है, तीसरा विशाखापट्टनम में है, और चौथा ये पोर्ट ब्लेयर के अंदर है। तो ये 4 जगह है जहाँ पे पूरी जो फीड है वो पूरी फीड आपकी, मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैंने माइक लगाया तो आवाज नहीं आ रही है? तो बहुत कम आ रही है। अच्छा ओके, मैं फिर ये निकाल देता हूँ ये, ठीक है, ओके। हाँ, अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ ओके, सॉरी, ये थोड़ी सी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, आवाज की प्रॉब्लम हो रही थी। मैं फिर शुरू करता हूँ। तो ये अलग अलग प्रकार की हमारी जो जॉइंट ऑपरेशनल सेंटर्स है, इनकी मदद से, रडार्स की तरह से हम जो शिप्स हमारे पानी में आते हैं उनके ऊपर नजर रखते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी वो ये है कि जो हमारे फिशिंग वेसल्स है, तकरीबन 3.5 लाख से लेकर 4 लाख तक, ये उससे ये डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो ये हमारी एक बहुत ही प्रॉब्लम है। आज हमारी कोस्टलाइन के ऊपर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है स्मगलिंग का। आपको याद होना चाहिए कि 70s के अंदर इतनी ज्यादा स्मगलिंग होती थी कि जो उस टाइम के जो बड़े बड़े स्मगलर्स थे, करीम लाला थे, उसके बाद दाऊद इब्राहिम के बारे में तो आपको पता है, जिसने 93 का बॉम्ब ब्लास्ट किया था, वगैरह वगैरह। तो ये सब लोग जो थे ये सब स्मगलिंग करते थे। और इतना ही नहीं, तो जो गुजरात का जो कोस्ट लाइन है, अगर आप देखेंगे कि ये गुजरात का कोस्ट लाइन है, और ये यहाँ से जो गल्फ का एरिया है, इसके साथ काफी सारा वुडन हाउस के अंदर स्मगलिंग ये चलता था। तो उसके बाद कोस्ट गार्ड आ गया, जिससे हमने सोचा कि शायद अभी सिचुएशन इंप्रूव होगी, लेकिन ये चलता रहा। 93 का बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हुआ ये पता है। तो इलीगल स्मगलिंग को रोकना, अभी जैसे इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो गई है, अभी स्मगलिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक स्मगलिंग जो होती है वो अभी कम हो गई है, लेकिन यह होती ही नहीं है। जो अभी भी जो होती है वो है गोल्ड की स्मगलिंग, वो है नारकोटिक्स की स्मगलिंग, वो है फेक इंडियन जो करेंसी नोट्स है, इनकी स्मगलिंग। तो आज की जरूरत शायद ये है कि ये स्मगलिंग को कैसे रोका जाए, और स्मगलिंग के लिए कुछ जो असामाजिक तत्व है जो हमारे कोस्टलाइन पे रहते हैं, इनके ऊपर नजर रखने की जरूरत है। इनके अंदर हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने घुसने की जरूरत है, तो ही हम ये स्मगलिंग को रोक पाएंगे, क्योंकि इसमें से ड्रग्स भी आ रहे हैं। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो न्यू बॉम्बे में कुछ जगह से हमारे सुरक्षा एजेंसीज ने काफी सारे ड्रग्स पकड़े हुए हैं, तकरीबन हजारों करोड़ रुपीस के। इसके सिवाय यहाँ से गोल्ड भी आता है, क्योंकि इंडियंस को गोल्ड खरीदने की बहुत ही आदत है। और इसके सिवाय नारकोटिक्स भी काफी जगह से आता है, तो इसे रोकने की जरूरत है। और दूसरा है इलीगल ट्रेड।
इलीगल ट्रेड का मतलब यह है कि देखिए, अगर आप देखेंगे कि हमारे जो मेजर पोर्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, और जैसे मेरे एक मित्र ने बताया था, अभी माइनर पोर्ट्स नाम की चीज नहीं है, इसे आप काट दीजिए, इसे नॉन मेजर पोर्ट्स बोलिए। यहाँ से भी काफी ऐसे सारे छोटे पोर्ट्स है, मतलब मेजर पोर्ट्स की तुलना में, कि जहां से इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड जहां से होता है वहां पे कस्टम्स होना चाहिए, वहां पे रेवेन्यू इंटेलिजेंस होना चाहिए, लेकिन वहां पे और ज्यादा मजबूती बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि ये माना जाता है कि इलीगल ट्रेड ये लीगल ट्रेड की तुलना में डबल होगा। एक मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, ये मेरे कुछ मित्र लोगों ने मुझे बताया हुआ है कि अभी जो बड़े पोर्ट्स होते हैं, इसके अंदर कंटेनर में सामान आता है, कंटेनर को खोल के उसके अंदर क्या है ये आप देख नहीं सकते हैं। तो इसलिए वो कंटेनर्स को जल्दी से वहां से निकाला जाता है, हर एक को स्कैन करना इतना आसान नहीं होता। तो अगर कंटेनर में 10 कोटी का माल है तो दिखाया जाता है 1 करोड़, यानी कि 9 करोड़ का जो सामान है वो आपके इलीगल ट्रेड के जरिए वो अंदर आया हुआ है, जिसके ऊपर जीएसटी नहीं दिया है, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं दिया है, और अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी लागू है तो वो नहीं दी हुई है। तो ये इलीगल ट्रेड को कैसे रोका जाए, इसमें काम कस्टम्स का है, इसमें काम इंटेलिजेंस एजेंसीज का है, इसमें काम जो जो इसके साथ डील करते हैं इन सब का है। ये जो मैं महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कोस्ट लाइन की सुरक्षा के लिए हमारे पास अच्छी एजेंसीज है, लेकिन जो क्रीक्स है, ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर की क्रीक्स है, ठाणे क्रीक अगर आप मुंबई से पुणे जाते होंगे तो आपको नजर आती है, यहाँ पे पेट्रोलिंग जितनी तरह से होना चाहिए वो नहीं होता है। और जो हमारे कुछ आइलैंड्स है जो हमारे कोस्ट लाइन से थोड़े दूर है, मैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तकरीबन 300-350 आइलैंड है वेस्टर्न कोस्ट के सामने। जैसे महाराष्ट्र की बात की जाए तो खंदेरी उंदेरी एक आइलैंड है। तो यहाँ पे अगर कोई वहां पे कोई काफी जगह पे आदमी नहीं रहते हैं, कोई वहां पे रात को सामान स्मगलिंग का डाल के चला जाए, दिन के समय वहां से कोई लेकर आ जाए, तो उसे कैसे रोका जाए। तो इसके लिए केवल पेट्रोलिंग करने से काम नहीं होगा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने पड़ेंगे। और जो ये तीनों एजेंसीज है, नेवी है, कोस्ट गार्ड है, इन्हें जॉइंटमैनशिप की जरूरत है। अगर एक दूसरे के साथ मिलकर ये काम करेंगे तो उनकी जो सक्सेस रेट है वो अच्छी होगी। एखादा अगर हमें खबर मिलती है कि एखादा दहशतवादी ग्रुप आने वाला है, तो उसे रोकने के लिए हमारे पास अच्छे साधन है, नेवी है, कोस्ट गार्ड है, पुलिस है। लेकिन अगर कोई इन्फिल्ट्रेट करता है, चुपचाप से अंदर आते हैं, तो उसे रोकने के लिए कोस्ट गार्ड की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होते हैं, उनके रीजनल हेडक्वार्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन तो साथ में है, लेकिन जब तक जॉइंटमैनशिप अच्छी तरह से ना हो तब तक ये हो नहीं सकता है। तो इसके लिए अभी 2009 के बाद कंबाइंड एक्सरसाइजेज शुरू हो गई है, जो साल में 2 बार होती है, जिसमें ये सभी एजेंसीज एक साथ आके काम करती है। तो जिससे एक दूसरे के साथ जो कोऑर्डिनेशन है ये काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है। और हमारी अगर आप देखेंगे कि 26/11 के बाद कोई दहशतवादी हमला जो है वो वहां से नहीं हुआ है, समुद्र की तरफ से नहीं हुआ है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ कि ये फिलीपींस का एरिया है, और अभी फिलीपींस ने अभी चाइना को बोला है कि जो हमारी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहां पे हम गैस और तेल का एक्सप्लोरेशन करेंगे, यानी कि हमारा देख के बाकी सारे देश अभी चाइना के खिलाफ अपना आवाज उठा रहे हैं। जो हमारे पास फेक इंडियन करेंसी नोट्स आती है वो पाकिस्तान से आती है, बांग्लादेश से आती है, नेपाल से आती है, श्रीलंका से आती है, जो क्राइम सिंडिकेट्स है वहां से आती है, साउथ ईस्ट एशिया के। तो ये सभी को रोकना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, जिसे रोकने के लिए कोशिश तो बहुत है। अभी आपने लेटेस्ट खबर सुनी होगी कि 200 रुपए के भी नोट खोटे आने शुरू हो गए हैं। आमतौर पे जो हाई डिनोमिनेशन होता है, यानी कि 2000 रुपीज के नोट या 1000 रुपीज के नोट या 500 रुपीज के नोट, ये फेक बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट काफी होती है। लेकिन हमारी सरकार एक अच्छा काम यह कर रही है कि नोट का डिजाइन बदली कर रही है, नोट के सिक्योरिटी फीचर्स को बदले कर रहे हैं,
अभी बीच में डीमोनेटाइजेशन भी हुआ था, तो इससे थोड़ा सा कंट्रोल इसके ऊपर पाया गया है, लेकिन पूरा नहीं। ये मैं जो 93 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जो शेखाड़ी नाम की जगह रायगढ़ में है, यहाँ पे ये उतरे थे। मैं इसे इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके पास सिक्योरिटी की कोई भी एजेंसीज हो, लेकिन वो एजेंसी अगर अपना काम सही नहीं करे तो देश की सुरक्षा को धोखा होता है। एग्जाम्पल के लिए शेखाड़ी में जो एक्सप्लोजिव उतरे गए थे, उसे मुंबई तक लाने के लिए कुछ पुलिस वाले साथ थे, कुछ कस्टम्स वाले थे, कुछ लोकल लोग साथ थे। यानी कि जब तक हर एक के दिल में देशभक्ति की भावना ना हो, तब तक ये काम कभी भी साफ नहीं हो सकता। ये देखिए, ये सर क्रीक का एरिया है। ये सर क्रीक का जो एरिया है, ये तो एक अपने आप में एक अलग विषय ही है। यहाँ पे डिस्प्यूटेड मैरीटाइम बाउंड्री हमारे और पाकिस्तान के बीच में है। और इसके बाद जो रन ऑफ कच्छ का जो एरिया है, अगर आप रन ऑफ कच्छ पे गए होंगे तो ये काफी जाता है, जो थोड़े से ऊपर के ऊपर ये होते हैं। तो यहाँ पे व्हीकल का जाना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे पुलिस को हम अच्छी गाड़ियां देने की कोशिश कर रहे हैं। जो एयर क्वेश्चन व्हीकल्स है, इसका इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे जो बॉर्डर आउटपोस्ट जो बीएसएफ के पास है, जिसे फ्लोटिंग ब्यूरो भी बोला जाता है, उसमें संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ पे रडार कवरेज अच्छा किया हुआ है, पेट्रोलिंग वगैरह अच्छी होती है। उसके बावजूद यहाँ पे धोखा काफी है। और आपको एक चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए कि ये जो मैरिटाइम IMBL यानी कि इंटरनेशनल मैरिटाइम बाउंड्री लाइन जो है हमारे और पाकिस्तान के बीच में, यहाँ पे हमें हमेशा धोखा होता है। धोखा ये होता है कि किसी भी समय तकरीबन हमारे 100-150 फिशरमैन ये पाकिस्तान के जेल में होते हैं। पाकिस्तान बोलता है कि इनकी फिशिंग बोट हमारे एरिया में आई थी, हमने उनको पकड़ लिया है, और शायद पाकिस्तान के 50-100 फिशरमैन हमारे तुरुंग में होते होंगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि ये 100-150 लोग जो फिशरमैन पकड़े जाते हैं, उनके 100-150 बोट पकड़ी जाती है, तो ये उनके उसमें से पाकिस्तान उनके ऊपर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करता है, उनकी पिटाई करता है, और उनको पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए मजबूर करता है। आपको याद होगा कि जो 26/11 का हमला हुआ था, उसमें जो कुबेर नाम की बोट के ऊपर जिसमें बैठ के ये कसब और पार्टी आई थी, तो ये जो उसका मालिक था वो पाकिस्तान की जेल में 2 बार था, और शायद पाकिस्तान ने उसे कन्वर्ट कर लिया था अपने कॉज के लिए। तो इसीलिए हमने ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारे जो फिशरमैन है वो उनके तुरुंग में नहीं रहते हैं। मैं क्विकली आगे जाता हूँ। ये जो पाक बे है, यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे एडम्स ब्रिज, यहाँ पे स्मगलिंग भी होती है। जब LTT बहुत पावरफुल थी तब तो उल्टे काम काफी होते थे, लेकिन अभी LTT का तो डिमाइस हो गया है। लेकिन अभी हमारे जो साउथ का एरिया है, वहां पे अलग अलग प्रकार के जो धोखे हैं, खास तो तमिलनाडु को, केरला को, वो यहाँ से आते हैं। कुछ लोग ISI उन्हें श्रीलंका में लैंड करता है, और उसके बाद वो हमारे एरिया में आ जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए, जब 1 साल पहले श्रीलंका में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, तो उनके कुछ लोगों के दहशतवादियों के बेसिस ये हमारे केरला और तमिलनाडु के अंदर थे। तो इस एरिया को सिक्योर करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमारे स्टेट मैरीटाइम बोर्ड के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं सीधा आ जाता हूं जो हमारे ऑफशोर एसेट्स है इसके ऊपर। फिर मैं मेरी एक नेवल दोस्त की क्षमा मांगता हूं कि माइनर पोर्ट नाम की अभी चीज नहीं है, यहाँ इसे नॉन मेजर पोर्ट बोलना चाहिए। अभी इस पोर्ट्स की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर, अभी ये देखिए, ये आपका कंटेनर में सामान आ रहा है, ये कंटेनर्स के अंदर क्या है चेक करना इतना आसान नहीं है। तो अभी ये जो पोर्ट्स के एरिया होता है, इसके अंदर अलग अलग एजेंसीज काम करती है। यानी कि बार्जेस होते हैं, बोट्स को अंदर आने के लिए गाइड करने के लिए वेसल्स होते हैं, पोर्ट के कर्मचारी होते हैं। इसके सिवाय जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इसके सिवाय CISF के लोग होते हैं। इसके सिवाय जो ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर्स जो होते हैं उनके लोग होते हैं।
तो इन सब का सिक्योरिटी प्रोफाइल चेक करना, उनके ऊपर नजर रखना, वो कोई उल्टे काम नहीं कर रहे हैं, ये करना, ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है जिसके ऊपर नजर रखना चाहिए। और यहाँ पे जो हमारे जो एसेट्स होते हैं ये काफी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा मुंबई का जो JNPT हार्बर है, वहां पे एक बुचर आइलैंड नाम की चीज है। कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से 2 साल पहले, वहां पे एक आग लगी थी जिसमें तकरीबन 300 करोड़ का जो हमारा पेट्रोल डीजल है वो जल गया था। तो यानी कि जो अंदर पोर्ट्स में काम करने वाले लोग हैं या किसी कारण से वो पोर्ट में आते हैं, तो ये सबवर्ट होके कुछ सैबोटेज एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इनके ऊपर भी नजर रखना ये इम्पोर्टेंट है। इतना ही नहीं, तो कुछ रिलीजियस प्लेसेस अभी भी हमारे पोर्ट्स के अंदर है और बाहर के लोग रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए वहां आते हैं। इसे बिल्कुल रोकना चाहिए। ये पॉइंट इंटेलिजेंस एजेंसी ने बहुत बार सामने लाया है, लेकिन जब तक मैंने लास्ट चीज चेक की थी, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हुआ था। इसके सिवाय जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कंटेनर सिक्योरिटी का है। कंटेनर्स के अंदर क्या होता है ये कोई भी नहीं जान सकता, लेकिन कंटेनर सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ने इसके ऊपर सबसे बढ़िया कायदे तैयार किए हुए हैं। वो करते क्या है कि जो कंटेनर समझ लीजिए अमेरिका से निकलता है और समझ लीजिए कि वो मुंबई पोर्ट में आता है, तो वहां पे वो सील किया जाता है, उसे टैग किया जाता है, उसे ट्रैक किया जाता है, वो जो जर्नी करता है मुंबई में आने के बाद ट्रैक किया जाता है, मुंबई हार्बर में जाने के बाद वो जो इनलैंड में जहाँ पे एक्चुअल किसी फैक्ट्री में जाना है या किसी पोर्ट में उसे निकालने के लिए जाना है, वहां तक ट्रैक किया जाता है। तो ये जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ सिक्योरिटी जो अमेरिका ने कुछ हद तक किए हुए हैं, इसका ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो इंटरनेशनल मैरीटाइम डोमेन में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, इसे हमने भी फॉलो करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई दूसरा देश अच्छे काम कर रहा है तो इससे हम कुछ सीख सकते हैं। एक इंटरनेशनल शिपिंग और पोर्ट सिक्योरिटी नाम का कोड है, जिसे ISPS कोड के नाम से माना जाता है। तो ISPS कोड यानी कि वो एक कोड सिखाया गया है जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि उस वहां पे सिक्योरिटी कैसे होनी चाहिए, शिप के ऊपर निगरानी कैसे रखनी चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन ये एक जिनका टनेज 500 ग्रॉस टन के ऊपर है, इन शिप्स के लिए ये ISPS कोड लागू है। हमने ये थोड़े छोटे जो शिप्स है इसे भी करना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो हमारी जो नॉन मेजर पोर्ट्स है वहां पर काफी सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं, तो ISPS कोड को वहां पर भी लगाना चाहिए। और सिक्योरिटी कल्चर जो है वो हमारे हर एक पे होना चाहिए। सबसे दुख की बात यह है कि ISPS कोड, अगर मुझे कोई पूछे एक आर्मी ऑफिसर के तौर पे, तो इसका रिव्यू किसने करना चाहिए? तो इसका रिव्यू करना चाहिए इंडियन नेवी ने, इसका रिव्यू करना चाहिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने, पुलिस ने। यानी कि जो सिक्योरिटी के कायदे हमने पास किए हुए हैं, क्या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में उसके ऊपर निगरानी रखने का काम समझ लीजिए साल में 1 बार या 2 बार होना चाहिए, जिसमें मतलब एक कोहेसिव ग्रुप होना चाहिए, जिसमें नेवी भी हो नेवी के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, कोस्ट गार्ड के हो सकते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के हो सकते हैं। और ये सभी मिला के हर एक जगह पे जाके जो अलग अलग फैसिलिटीज है उसकी सिक्योरिटी ठीक है कि नहीं, उसमें ब्रीचेस क्या हो रहे हैं, उसमें और कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है कि नहीं, ये सोचते रहेंगे। और जो हमारे जो ऑफशोर एसेट्स है, ऑफशोर एसेट्स यानी कि समुद्र के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑयल रिग्स है, उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ पे काफी बार क्या हो जाता है कि फिशरमैन की जो फिशिंग वेसल्स है वो यहाँ पे आके पहुंच जाती है। अगर वो वहां पे डैश कर जाए, एक आधे रिग को धक्का मारे, तो वहां पे नुकसान काफी हो जाता है। लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में तभी मैं बोलने वाला हूँ। इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत मैंने लास्ट टाइम की थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ। अभी हमारे आज अंडमान निकोबार आइलैंड्स, जो स्वतंत्र वीर सावरकर ने बोला था कि हमारे मेन लाइन से तकरीबन 1200 नॉटिकल माइल दूर एक समुद्री किले की एक लाइन है, जो लाइन हमारी देश को बहुत अच्छी तरह से एक डिफेंसिव लाइन बन के देश की रक्षा कर सकते हैं। तो अभी हम इस अलग अलग जगह के ऊपर जो हमारे
एयरपोर्ट्स बना रहे हैं जिसे हम नेवल भाषा में अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर बोल सकते हैं। अभी हम नॉर्थ अंडमान में यहाँ पे डिगलीपुर नाम की जगह है, वहां पे एक अच्छा एयरपोर्ट बनाया हुआ है जहाँ पे शायद हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट लैंड कर पाएंगे। पोर्ट ब्लेयर में तो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ही, ये हमारा एक एयरपोर्ट का अच्छा बेस है। इसके सिवाय कार निकोबार के अंदर भी हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट बेस है जो पूरी बे ऑफ बंगाल में और इंडियन ओशन में हमें एयर कवर दे सकता है। और यहाँ पे जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, यहाँ पे कैंपबेल बे नाम की जगह है, यहाँ पे भी एक हमारा अच्छा एयरपोर्ट बना है जो कि जहां पर अभी फाइटर एयरक्राफ्ट लैंड करने के लिए उसकी जो रनवे है इसे एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी ये जो जब से ये चाइना का स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अंडमान निकोबार आइलैंड्स में है, यानी कि जेटीज है, हेलीकॉप्टर्स के लिए हेलीपैड्स है, इसके सिवाय एयरपोर्ट्स है, इसके सिवाय पुलिस के लिए पेट्रोलिंग वेसल्स है, तो ये अच्छी तरह से इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन अभी हम एक और अच्छी खबर यह है कि ग्रेट निकोबार में कैंपबेल बे में हम यहाँ पे एक कंटेनर को, जो दुनिया के जो ट्रेड चलता है, सामान बड़े कंटेनर में आता है, यहाँ पे कंटेनर ट्रांसफर टर्मिनल हम बना रहे हैं। यहाँ पे बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर के अंदर सामान ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यह अंडमान निकोबार आइलैंड हमारी एक अच्छी डिफेंसिव लाइन के लिए एक अच्छी डिफेंसिव लाइन बनने वाले हैं, जो हमारी देश की जो सुरक्षा है ये करने में हमें अच्छी मदद करेंगे। अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर इंडियन आर्मी भी है। मेरी खुद की बटालियन 7 मराठा लाइट इन्फेंट्री यहाँ पे 3 साल के लिए थी। मैंने हर एक आइलैंड के ऊपर खुद प्रवास किया हुआ है। तो यहाँ की कुछ और चैलेंजेस जो है, यहाँ पे इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेशन अभी भी हो रहा है। यहाँ पे अभी आपको याद है कि कुछ देर पहले ही, 1 या 2 महीने पहले ही, हमने कम्युनिकेशंस को इम्प्रूव करने के लिए अंडरग्राउंड ओएफसी केबल डाला हुआ है, जिससे यहाँ की कम्युनिकेशन ये ज्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन यहाँ की जो चैलेंजेस है वो अनकन्वेंशनल है, यानी कि समुद्र के अंदर पोचिंग है, यहाँ पे स्मगलिंग हो सकता है। जो अनहैबिटेटेड आइलैंड है वहां पे दहशतवादी आके अपना सामान रख सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये जो अनकन्वेंशनल चैलेंजेस है इसे हमने ठीक तरह से मीट करना चाहिए। ये है हमारे लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड की जो आइलैंड है ये काफी छोटे हैं, 1 या 1.5 किलोमीटर लंबा, लेकिन ये एक हमारे लिए तकरीबन 150-200 किलोमीटर, ये हमारा एक ये आउटपोस्ट हम इसे मान सकते हैं। और ये जो मिनिकॉय आइलैंड है इसके बारे में मैं खास तो बात करना चाहूंगा कि ये मिनिकॉय आइलैंड के नीचे जो मेरे मैप में नहीं है, वो यहाँ पे आपका जो एक अलग देश है मालदीव, वो वहां पे आता है। और जो ऑयल शिपिंग, ऑयल टैंकर्स है, वो मिनिकॉय आइलैंड और जो मालदीव का एरिया इसके बीच में से जा सकते हैं। तो यहाँ से हम एक ये जो अलग अलग आइलैंड्स है, इससे हम हमारा सर्वेलेंस इस इलाके में बहुत ही अच्छी तरह से रख सकते हैं। यहाँ की इसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, मेरे ख्याल से 2 लाख से ज्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन ये टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है, ये हमारा सर्वेलेंस के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है, पायरेसी कंट्रोल के लिए ये बहुत अच्छा है। तो यानी कि इसके बहुत सारे फायदे हैं जिसका हमने लाभ ये उठाना चाहिए। ये जो आगे वाला जो स्लाइड है इसके बारे में मैं बताने वाला नहीं हूँ कि ये महाशय बोल रहे हैं कि शायद मेरी वाइफ यहाँ पे पानी में गिर गई है, इस यहाँ पे शायद वो गिरी हुई है क्योंकि वहां से एयर बबल्स आ रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी शायद बातचीत कर रहे होंगे। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा अपना पर्सनल डेंजर भी हो जाता है। ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जिसके बारे में यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रेड है यहाँ से ऐसे पास हो जाता है। यहाँ जो गल्फ ऑफ ओमान से जो ट्रेड होता है वो यहाँ से ऐसे चला जाता है। तो यहाँ पे अगर मैरिटाइम सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पे हम उसको चाइना की शिपिंग को अच्छी तरह से रोक सकते हैं। मैंने अभी फिलीपींस के बारे में बात की थी, ये फिलीपींस है और ये साउथ चाइना समुद्र तकरीबन 200 माइल तक का जो है वो, ये इतना समुद्र शायद उनका है, लेकिन चाइना की दादागिरी बोलता है कि नहीं ये पूरा हमारा है। तो इसके लिए
अभी फिलीपींस ने बोला है कि हम अभी ऑयल एक्सप्लोरेशन शुरू करेंगे। इसके सिवाय वियतनाम भी जो है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन शुरू करना चाहता है। और यहाँ पे एक और अच्छी बात यह है कि ताइवान आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ताइवान की जो ताइवान का शायद मेरे ख्याल से 150 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस है। और पिछले कुछ महीनों में तकरीबन 150-200 बार चाइनीज एयरफोर्स ने ताइवान की हवाई सीमा में अंदर घुसने की कोशिश की हुई है, लेकिन ताइवान की एयरक्राफ्ट ने उन्हें भगा दिया है। तो ताइवान की अभी मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़ रही है। और जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम बात की थी कि क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन, जिसमें 4 देश शामिल है, जिसमें अर्थात कि इनकी नेवीज, एक अर्थात हमारा इंडिया है, दूसरा यहाँ पे आपको जापान नजर आ रहा है, तीसरा यहाँ पे नीचे ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है, और जो चौथा देश है वो अर्थात अमेरिका है। तो ये सब देश मिलके इंडियन ओशन के अंदर, पैसिफिक ओशन के अंदर, ये सब इस तरफ का जो है ये आगे ये सब पैसिफिक ओशन है। तो इंडो पैसिफिक जिसे बोलते हैं, वहां पे सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए ये चारों देश इकट्ठे आए हैं। ना केवल वो नेवल कोऑपरेशन करेंगे, बल्कि वो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, 5G के लिए कोऑपरेशन है, टेररिज्म के लिए कोऑपरेशन है, इंटेलिजेंस के लिए कोऑपरेशन है, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन है। ये अलग अलग कोऑपरेशन करने वाले हैं जिससे हमें फायदा होगा। सागरमाला एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग नाम का प्रोग्राम हमने शुरू किया है, जिसमें पोर्ट बेस्ड डेवलपमेंट हमने शुरू की है। और हमारी कोस्ट लाइन हमारा ग्रोथ, हमारे देश की ग्रोथ का एक इंजन बनने वाला है। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, हमारे यूथ को इसमें बहुत सारे जॉब मिलने वाले हैं। लेकिन केवल समय के कमी के कारण मैं यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करने वाला हूँ, लेकिन इसकी कामयाबी काफी अच्छी है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो हमारी जो पेट्रोल प्रोडक्ट्स है वो आम तौर पे ये पूरी वेस्टर्न कोस्ट से आ जाते हैं, खास तो गल्फ से आ जाते हैं और गुजरात से ये आ जाते हैं। तो हमारा ईस्ट कोस्ट जो है, यहाँ पे तेल का कोई ये नहीं है। तो अभी थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए हमने ईस्ट कोस्ट को भी एनर्जी हब के लिए डेवलप करना चाहिए। तो इसके लिए अभी हम गैस की पाइपलाइन डेवलप कर रहे हैं, म्यांमार से कलकत्ता के आने के लिए। इसकी बांग्लादेश से भी हम गैस पाइपलाइन की कोशिश कर रहे हैं, और साउथ ईस्ट एशिया के जो देश है यहाँ से भी कोशिश कर रहे हैं, म्यांमार से भी कोशिश कर रहे हैं। यानी कि किसी देश की एनर्जी सिक्योरिटी केवल एक कोस्ट लाइन के ऊपर निर्भर नहीं हो सकती, दोनों कोस्ट लाइन के ऊपर ये करना चाहिए। और यहाँ से अगर हो जाएगा तो यहाँ अगर लड़ाई हो जाती है, किसी कारण से ये बंद हो जाता है, तो दूसरी दिशा से हम हमारी कोस्ट लाइन को ये कर सकते हैं। तो ये एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में मैं कभी बाद में बात करूंगा। यहाँ पे मैं केवल ढाउ ट्रैफिक के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ से वुडन बोट्स है जो ओल्डन टाइम में गल्फ को जाती थी, तो ये अभी तक भी शुरू हुआ है, इस प्रकार से माना जाता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने नॉन मेजर पोर्ट करेक्शन करके रखा हुआ है। तो ये जो ढाउ ट्रैफिक है, इसके ऊपर भी कंट्रोलिंग जो करने की जो जरूरत है वो बिल्कुल जरूरत है, और मुझे भरोसा है कि इसे हम अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। हमारा जो कोस्टल ट्रैफिक है ये अभी काफी बढ़ रहा है। जब कोस्टल ट्रैफिक बढ़ता है, ये देख रहे हैं आप कि कोस्टल वेसल्स कितने हैं, ओवरसीज वेसल्स कितने हैं, ये पर डे है। तो इससे एक्सीडेंट का खतरा होता है, पोल्यूशन का खतरा होता है, तो इसके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है ये और हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। खास तो जो कोस्ट गार्ड वगैरह जो है, इसको हमने बिल्कुल ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि बात यह है कि जो कायदे उनके पास होने चाहिए, कायदे की जो ताकत उनके पास होनी चाहिए, वो उनके पास आज नहीं है। प्राइवेट मैरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी जो है वो आज हमारे सामने एक अलग चैलेंज है। वो खास तो इंटरनेशनल शिपिंग के अंदर वो होती है। तो इसके बारे में कभी और समय मिलेगा तो हम बातचीत करेंगे। तो हमारी जो कोस्टल सिक्योरिटी है, इसमें काफी सारी प्रोग्रेस हो गई है, लेकिन अभी भी काफी प्रोग्रेस की जरूरत है।
तो ये इसमें हमने हमारा जो सर्वेलेंस नेटवर्क है इसे और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट जो है इन्होंने और ज्यादा ड्यूटी अच्छी तरह से काम करना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है, इन्होंने ज्यादा अच्छी तरह से काम करना चाहिए। इसके सिवाय जो हमारी जो लेजिस्लेशन में जो वॉइड है इसमें और अच्छा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। इसके सिवाय जो अदर बॉर्डर्स की तुलना में जो हमारे लोग यहाँ पर है इसे बढ़ाने की जरूरत है। सिक्योरिटी एजेंसीज को बढ़ाने की जरूरत है। जो हमारी शिपिंग जो फिशिंग वेसल्स है इसे ट्रैक करने की ज्यादा अच्छी तरह से जरूरत है। जो हमारा फिशिंग ट्रैफिक है इसे ज्यादा अच्छी तरह से मॉनिटर करने की जरूरत है। जो हमारी क्या हम हमारी कोस्टल सिक्योरिटी के लिए पुलिस के साथ कोस्टल टेरिटोरियल आर्मी बटालियन बना सकते हैं। हमारी जो ट्रेनिंग है इसका दर्जा जो है वो अच्छा बढ़ाना चाहिए। खास तो जो हमारी 3 बड़ी एजेंसी है, नेवी है, कोस्ट गार्ड है, पुलिस है, CISF है और टू सम एक्सटेंट BSF है, इनके अंदर अगर क्रॉस अटैचमेंट हो जाए, एक दूसरे के साथ मिलकर ये काम करेंगे तो एक दूसरे से वो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो अच्छी तरह से सुनेंगे, अच्छी तरह से अपना सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यह है कि कोस्ट गार्ड जो हमारी लीडिंग एजेंसी है उनके जो लीगल कंस्ट्रेंट्स है इसे हमने कम करना चाहिए। जो हमारे छोटे पोर्ट्स है इसकी सिक्योरिटी हमने और ज्यादा अच्छी करने की जरूरत है। जो प्राइवेट टर्मिनल्स हमारे हैं उनको सिक्योरिटी ठीक करना चाहिए। एक्शनेबल इंटेलिजेंस जो है इसे और बढ़ाने की जरूरत है। साइबर वॉरफेयर एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन एक ऐसा चीज है जहां पे हम कुछ कर सकते हैं। तो आज मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कोस्टल सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेदार है। हर एक आदमी जो कोस्ट एरिया में रहता है, हर एक एजेंसी जो कोस्ट एरिया में काम करती है, करना क्या है, हर एक को ड्यूटी दी हुई है। लेकिन हमें हमारा काम पता होने के बावजूद भी हम हमारा काम नहीं करते तो देशभक्ति देश प्रेम की भावना को निर्माण करना, मॉरल्स और इथिक्स को निर्माण करना, नैतिकता जीवन मूल्य ये तैयार करना, ये आज हमारी देश की सबसे बड़ी जरूरत है। इस पे होना चाहिए। मैं मेरे देश के ऊपर प्रेम करता हूँ, मैं मेरे देश की प्रगति के लिए अच्छा काम करूंगा। मैं मेरा देश प्रथम, मैं बाद में, क्योंकि करना क्या है ये 100 जगह पे बोला हुआ है कि BSF की ड्यूटी क्या है, कोस्ट गार्ड की क्या है, इंटेलिजेंस की क्या है, कस्टम्स ने कैसे काम करना चाहिए, जो फिशरमैन कम्युनिटी है उन्होंने क्या करना चाहिए। ये 100 बार हर एक जगह पे दिया जाता है और 26/11 के समय इसके बारे में बातचीत की जाती है। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है ये सही तरीके से नहीं होता है। तो कोस्टल सिक्योरिटी के लिए आज हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है हमारे आदमी, हमारी लोग जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर कोस्ट के ऊपर काम करते हैं। अभी दिवाली दशहरा आने वाला है, चाइनीज चीजों के ऊपर बिल्कुल उसको बंद रखो। और एक चीज याद रखो कि इस देश के अंदर अच्छे दिन आने वाले हैं और इसे लाने के लिए हम लोग सब इकट्ठा मिलके काम करते हैं तो ये काम हो सकता है। हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, एंटरप्रेनर्स है, फार्मर्स है, किसी सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जहां पे आप काम करते हैं वहां पे आप वर्ल्ड क्लास काम करिए ताकि हमारा देश बहुत ही अच्छा बने, जिससे हमारी इकोनॉमी एफिशिएंट हो, जिससे हम आने वाले दिनों में जो चाइना का जो चैलेंज है उसे फेस कर पाएंगे। जो सब कन्वेंशनल चैलेंजेस है यानी कि दहशतवाद है, स्मगलिंग है, इलीगल ट्रेड है, ये चलने वाला है। अभी जो चाइनीज वायरस है इसके बारे में किसी ने कभी बताया था? किसी ने नहीं बताया था। तो इस प्रकार की चैलेंजेस तो चलती रहेगी। हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो बजट चाहिए वो आपको कभी भी पूरा नहीं मिलेगा। तो इसलिए अनकन्वेंशनल आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होना चाहिए ताकि कम से कम रिसोर्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम कैसे किया जाए। मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर 3.5 लाख फिशिंग बोट्स अगर आज हमारे समुद्र में किसी भी समय फिशिंग के लिए बाहर होती है तो क्या इस फिशिंग बोट में हम हमारे पुलिस कर्मचारी को नहीं रख सकते हैं, या हम हमारे कोस्ट गार्ड को नहीं रख सकते, या हमारे नेवल पर्सनल को नहीं रख सकते हैं ताकि वो फिशिंग बोट में बैठ के वहां से सर्वेलेंस करे, वहां से नजर करे। आज एक बोट में, कल दूसरी बोट में, परसों तीसरी बोट में,
यानी कि हमारे कोस्टल शिपिंग का काफी ट्रैफिक चलता है, तो उसके ऊपर बैठ के क्या हम सर्वेलेंस नहीं कर सकते हैं? हमारी काफी सारी एजेंसीज जो पोर्ट के अंदर काम करती है, उनके वेसल्स के ऊपर क्या बैठ के हम सिक्योरिटी एजेंसीज वाले काम नहीं कर सकते हैं? तो यानी कि कम से कम सरकार को खर्चा दे के हम ज्यादा से ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं? तो लेकिन डिफेंसिव मेथड्स एक बात हो गई, ऑफेंसिव मेथड्स की दूसरी बात हो जाती है। अगर हम हमारी कोस्टलाइन को सिक्योर करना हमारे लिए इतना डिफिकल्ट है, तो ऑब्वियसली इतनी ही ज्यादा डिफिकल्टी पाकिस्तान को भी है और चाइना को भी है। तो क्या हम जो वीकनेसेस हमारी कोस्टल सिक्योरिटी में हम देखते हैं, इसका इस्तेमाल करते हुए क्या पाकिस्तान की कोस्टल सिक्योरिटी में हम इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकते? चाइना की कोस्टल सिक्योरिटी में इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो जो ऑफेंसिव मेथड्स है, इसका भी इस्तेमाल करना ये बहुत ही जरूरत है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो पेट्रियोटिज्म से काम करना, देश के लिए प्रेम से काम करना, ये अगर हम सब लोग शुरू करेंगे तो ही हम हमारे देश को जो है वो सुरक्षित रख पाएंगे। तो मैं यहीं पे अभी रुकने वाला हूँ कि आगे कौन सी चैलेंजेस आएंगी ये अभी हम आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन हमने सोचते रहना चाहिए। दुनिया में कोई भी किसी भी अलग प्रकार की चैलेंज समुद्री सुरक्षा के लिए होती है, तो उसको नजर देखते हुए हमने हमारी सुरक्षा को, जब हर एक प्रकार की लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, 365 डेज की लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, तो हम हमारी सागरी सुरक्षा भी अच्छी तरह से मजबूत कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ, और अगर आपसे अभी कोई सवाल है तो मैं देखता हूँ कि कुछ सवाल अगर है तो मैं उसे लेने की कोशिश करता हूँ। मैं प्रमोद को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई सवाल है तो मुझे जरूर दिखाइए। मैं उसे कुछ सवाल चैट बॉक्स में अगर आप डाल सकते हैं तो मैं कुछ सवाल को देने की कोशिश करता हूँ। प्रमोद, कोई सवाल है जरा मुझे बताना, क्योंकि इसलिए कि बहुत सारे पेजेस को ज्वाइन किया हुआ है, इसलिए मैं ये देख नहीं पा रहा हूँ कि क्या कुछ सवाल इसमें है कि नहीं। लेकिन जब तक प्रमोद कुछ सवाल डाले अपने इसके अंदर, तब तक मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि हमारे जो पिछले वाले जो प्रोग्राम है, इसे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है। तो आप सभी लोग इसे लाइक करिए। इस प्रमोद, कोई सवाल है क्या? मुझे सवाल होंगे तो मुझे इसमें डालना। अच्छा, ओके ओके, समझ गया मैं। ओके, ठीक है, ओके। मैंने मोबाइल के ऊपर प्रमोद से बात की, जिसके कारण ये टेक्नोलॉजी की मदद से हम आपके पास पहुंच रहे हैं। प्रमोद ने बोला है कि रिस्पांस बहुत अच्छा है, लेकिन सभी ने जय हिंद बोला है, अच्छी बात कही हुई है। जिसे सवाल बोलेंगे, इस प्रकार के सवाल कोई नहीं है। तो मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये लिंक को शेयर करिए, व्हाट्सएप के ऊपर ये लिंक शेयर करिए, फेसबुक के ऊपर ये लिंक शेयर करिए, ताकि हम एक दूसरे की नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं कुछ नाम यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि रमेश बाबू भावसर जी ने नमस्कार बोला है, शेखर तावड़े जी नमस्कार बोल रहे हैं, योगेश घाटे जी, अलका गोडबोले जी, ये इसके बाद इसे ये कर रही है रमेश भावसर जी, ये उदय अग्निहोत्री जी, काफी सारे लोगों के नाम यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल नहीं है। तो मैं सभी को आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि बस अभी समय आ गया है कि हम आज का प्रेजेंटेशन ये बंद करें। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करके इसे लाइक करिए, और इसे लाइक करके आप ज्यादा से लोगों के पास भेजने की बात करेंगे। एक सवाल नजर आ रहा है कि कैन बी डेवलप स्मॉल अनआर्म्ड, एक सेकंड मैं नीचे जाता हूँ, ये शायद वो सवाल चला गया ऊपर कहीं से, ये थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जिस पर आपको मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि जैसे अनआर्म्ड यूएवीज होते हैं, जैसे ड्रोन्स होते हैं, उसी प्रकार के अंडर पानी के नीचे भी कुछ ऐसे छोटे से वेसल्स होते हैं, जो शायद आपने जेम्स बॉन्ड की मूवी में देखे होंगे, कि जहां से आके कुछ उल्टे काम किए जा सकते हैं। तो इसके ऊपर नजर रखना ये अपने आप में अलग बात है। और हमारे खास तो जो बड़े पोर्ट्स है,
उनके सिक्योरिटी के लिए हमने अरेंजमेंट तो की हुई है, लेकिन अंडर वाटर कमांडोज का इस्तेमाल करते हुए भी हम पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ काफी सारे काम कर सकते हैं। और जो ड्रोन्स है, इनका इस्तेमाल अभी हमारे इसमें काफी बढ़ रहा है, क्योंकि ड्रोन्स काफी सस्ते होते हैं कंपेयर टू हेलीकॉप्टर, कंपेयर टू दिस थिंग। तो ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो इंडक्शन है, ये काफी हो रहा है। और आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने हमारे मर्चेंट वेसल्स देखे होंगे, मर्चेंट नेवी देखी होंगी, तो बड़े बड़े कंटेनर शिप जिसमें 1 लाख टन इतना सामान लाया जाता है, उस पे काम करने वाले लोग कितने होते हैं? 25 या 30 से ज्यादा नहीं होते हैं। वहां पे हर एक चीज ऑटोमेटेड हो जाती है। वहां पे खाना बनाने के लिए कोई कुक भी नहीं रखते, वहां पे प्री कुक्ड फूड आपको वहां पे मिलता है। तो ऑटोमेशन ये बहुत अच्छी तरह से हो रहा है शिपिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि वो अपनी कॉस्ट को कम रखना चाहते हैं। तो मैं इसमें इतना ही बोलना चाहूंगा कि हमारी जो मर्चेंट नेवी है, ये एक बहुत ही कामयाब ब्रांच है। आज हमारी केवल 8% या 10% ट्रैफिक है, जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है, वो हमारे शिप्स के ऊपर होता है। अभी हमने फैसला किया है कि कोई भी शिप जिसका चाइना के साथ संबंध है, इसे हम हमारी ट्रेड के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन हमारी मर्चेंट नेवी आज काफी अच्छी नेवी है। ये माना जाता है कि 12 से लेकर 14% जो नाविक है पूरी दुनिया में, वो हमारे देश के हैं। तो मर्चेंट नेवी की हमारी ट्रेडिशन अच्छी है। केवल हमारी खुद की मर्चेंट नेवी बनाना, यानी कि इंडियन कंपनीज, ये अपने आप में एक चैलेंज है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को हमारे एरिया में डेवलप करना, ये बड़ा चैलेंज है। उसके लिए हम जापान के साथ थोड़ा कॉपरेशन कर रहे हैं। माझगांव डॉक्स में कुछ मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, लेकिन ये एक लंबे समय वाली बात है। तो आज हमारा जो मैरिटाइम सिक्योरिटी है, हमारा कोस्टल सिक्योरिटी है, काफी सारी इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन दिस इज ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। तो जब तक हम सब लोग हमारा हाथ बाहर नहीं लगाते, तब तक इसे पूरी तरह से सेव करना ये पॉसिबल नहीं है। यहीं पे मैं रुकता हूँ और आपकी आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद।